हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोग आप सबको पता है कि अभी स्कूल व्याख्याता के पेपर चल रहे हैं और लगभग 30 दिन के बाद में ग्रेड सेकंड के पेपर चलने वाले हैं। और आज बात करेंगे विश्व भूगोल, भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल के 22% जो आपके स्कूल व्याख्याता में पूछे गए थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले तो हमने कोशिश ये की है कि जो पेपर आपके हुआ है उसी पेपर का वैसा ही हमने उठाने की कोशिश की है। जैसे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमने पेपर को ही यहाँ पर रखा है क्योंकि बहुत सी बार आपको डाउट हो सकता है कि ऑप्शन और था, ए था, तो आपके ए था किंतु परंतु कोई भी डाउट आपके ना हो। आप वास्तव में देखो कि अभी का पेपर में ये इस तरह से क्वेश्चन आया है और ये ऑप्शन इसके यहाँ पर थे। पहली कोशिश तो हमने ये की है कि टाइपिंग का हमने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिया ताकि वैसा का वैसा देखे। अगर देखेंगे तो अभी पेपर हुआ है आपके भूगोल का, और भूगोल के पेपर में स्कूल व्याख्याता के अलग अलग विषयों के अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपके, एक तो होता है स्कूल व्याख्याता का इतिहास का। देखो, पहला तो है इतिहास का, दूसरा है यहां पर राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का, तीसरा है यहां पर भूगोल का। केवल ये 3 पेपर ही आपको ग्रेड फर्स्ट के आपको देखने हैं। इतिहास के पेपर में से आपको राजस्थान इतिहास के जीके वाले हैं, तो राजस्थान इतिहास के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान से यहाँ पर आपको भारतीय संविधान के बारे में पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। और भूगोल से आपको विश्व भूगोल, साथ में भारत भूगोल और राजस्थान भूगोल, इन तीनों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी हमने जो पेपर हुआ है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट का भूगोल का, तो वो पेपर यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा पेपर है। इस पेपर में अगर बात करेंगे, एक मिनट, इस पेपर में लगभग 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से अगर बात करेंगे तो 150 क्वेश्चनों में से 22% विश्व भूगोल के, भारत भूगोल के, राजस्थान भूगोल के इसमें पूछे गए हैं। अब वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड का अगर बात करूंगा और सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम की बात करूंगा तो दोनों का ही पाठ्यक्रम बिल्कुल समान है। यहाँ पर देखोगे तो ये सेकंड ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम। जैसे यहाँ पर है विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल से यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले हैं और 5 टॉपिक यहाँ पर है। पहला टॉपिक है महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे, रणनीतियां, प्रमुख मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण, प्रवास। इनके क्वेश्चन यहाँ पूछे गए फर्स्ट ग्रेड में। इसी तरह से भारत के भूगोल से इन टॉपिकों से पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं और राजस्थान के भूगोल से भी इनसे पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनको यहाँ पर देखेंगे, वहां को समझना, पूरे क्वेश्चन मैंने वहां से लिए हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहां पर स्थित है। महाद्वीप, महासागर का क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अब फिर आपसे बता दूं कि पिछले बार भी जो 2024 में जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था तो लगभग मैंने आपको प्रूफ भी दिया था एग्जाम होने के बाद में कितने क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। अभी जैसे यहाँ पर आया है कि एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहां पर स्थित है, तो आपके प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर आपको पता नहीं है तो इसको भर दो 5 गोले को। ठीक है, तो अभी नंबर 1 तो हम इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों ने इसका आंसर गलत भरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम अगर जानते होंगे तो एम्स्टर्डम क्या है, तो एम्स्टर्डम क्या है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो एम्स्टर्डम यहाँ पर नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड का एक बंदरगाह शहर है, यानी कि होलैंड का यूरोप महाद्वीप में एक देश है नीदरलैंड या होलैंड, उसका बंदरगाह शहर है। और नीदरलैंड जो उत्तरी सागर मतलब जो अटलांटिक महासागर में बसा हुआ है, तो अधिकांश ने इसका आंसर यहाँ पर दे दिया। यही क्वेश्चन अगर आपके वहां ABCD सम्मिलित में आएगा तो ये क्वेश्चन आपके वहां पर काम आने वाले हैं। इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में ये यहाँ पर एक पठार है, एम्स्टर्डम पठार बोलो या सेंट पॉल पठार बोलो, दोनों पठार का अलग अलग नाम है। जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, जो फ्रांस के कब्जे में है। किसके कब्जे में? फ्रांस से, वर्तमान में फ्रांस के कब्जे में है, दक्षिणी हिंद महासागर में छोटा सा पठार है। पहले बात तो मैंने आपसे बोला है कि जैसे मैंने कहा कि आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो तो यहाँ महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताओं से आपके केवल यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, एक क्वेश्चन इससे आने वाला है और इसमें आपके 100 पेज रहेंगे। तो मैंने आपसे हमेशा यही बोला है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो,
आपकी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा सीमांत सागर, नंबर 1 फेवरेट सीमांत सागर, या फिर आपके द्वीप कौन से महासागर में है, या फिर आएगा आपके पठार कौन से महासागर में है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कम से कम इनको याद करके आप यहाँ पर जाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है आपके यहाँ पर साइबेरियन महाद्वीप शेल्फ की आर्कटिक महासागर में लगभग चौड़ाई क्या है। तो साइबेरियन जो महाद्वीप शेल्फ है इसकी आर्कटिक महासागर में लगभग चौड़ाई क्या है। ये सबसे बड़ी शेल्फ है साइबेरियन महाद्वीप शेल्फ, विश्व की सबसे बड़ी शेल्फ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी जो चौड़ाई कितनी है, तो लगभग इसकी 1500 किलोमीटर इसकी यहाँ पर चौड़ाई है, जो इसकी वहां पर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ यहाँ पर है। आगे बात करता हूँ, यहाँ पर बात करूंगा, ये आपके पौनों का है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। अगर इसका आंसर आपका सही है तो आपका पौनों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, पैटर्न अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर दे रखा है कि उपयुक्त में से कौन सा वक्तव्य, इनमें से कितने वक्तव्य यहाँ पर सही है। यहाँ पर दे रखा है, पहला है कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखो आपके टॉपिक यहाँ पर है ये वैश्विक पवन प्रणाली, पूरा का पूरा क्वेश्चन उस हिसाब से है, तो वैश्विक पवन प्रणाली के बारे में है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी पश्चिम की ओर होती है। क्या दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा इस तरह से होती है क्या, इस तरह से होती है क्या, नहीं इस तरह से नहीं होती। इस तरह से तो आपकी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, उत्तरी व्यापारिक पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी। इसकी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है, दक्षिणी पूर्व में। किस होती है, दक्षिणी पूर्व में इस तरह से होती है। तो पहला कदम जो गलत है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा है वो कैसी होती है, वो यहाँ पर दक्षिणी पूर्व होती है। ये आपके उत्तर पश्चिम तो किसकी होती है, व्यापारिक की होती है। तो नंबर 1 तो यहाँ पर गलत है। दूसरा, कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरियालिस का जो बल का प्रभाव है वो न्यूनतम कहां होता है, न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा पर। न्यूनतम कहां होता है, वो होता है आपके न्यूनतम, अगर बात करेंगे तो वो आपके भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, तूफानी चालीसा दोनों गोलार्धों की पछुआ पवनें हैं। अगर आपने देखा होगा, आपने चीकता स्याटा प्रचंड 50 चीकता स्याटा आपने नाम सुना होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली भयंकर जो हवाओं का नाम है, जैसे यहाँ पर तूफानी चालीसा, प्रचंड 50, चीकता स्याटा, ये 3 नाम है। तो ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है, दोनों गोलार्धों में नहीं मिलता। ये पछुआ पवनों संबंधित है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली भयंकर जो हवाएं हैं, 40 डिग्री देशांतर के बीच में चलने वाली तूफानी चालीसा, 50 डिग्री के चलने वाली उसको बोलते प्रचंड 50, और 60 डिग्री में चलने वाली उसको चीकता स्याटा। ये जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाले पछुआ पवनों के नाम है, ये दोनों गोलार्धों के नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। अगर आप इनका आंसर दोगे तो आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात की, उत्तरी गोलार्ध में जो अगर बात करेंगे तो अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की और ध्रुवीय पवनों की दिशा बिल्कुल समान होती है। जैसे बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा इस तरह से होती है। किस तरह से, अगर बात करेंगे इस तरह से आपकी होती है, मतलब इधर आ रही है, इधर आ रही का मतलब दक्षिणी पश्चिम की ओर हो रही है। और यहाँ पर ध्रुवों की भी क्या होगी, तो ध्रुवों की भी यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये आपको दिशा याद होनी चाहिए। तो कितने सही है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर बी सही है, एक यहाँ पर आपके डी सही है। तो 4 में से आपके केवल 2 ही सही है, ये आंसर इसका यहाँ होगा। दिशा मालूम होना अनिवार्य है, पेपर देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके झोली में गिर जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये अभी नया टॉपिक जोड़ा गया है मानव व्यवसाय का। ये मानव व्यवसाय से पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म की बात करेंगे, तो कौन सा युग्म कर्मशः प्राथमिक और द्वितीय मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। कौन सा, इनमें से कौन सा संबंधित है, प्राथमिक और द्वितीय मानवीय व्यवसाय से कौन सा संबंधित है। तो यहाँ पर बीमा सेवाएं है, तो बीमा सेवाएं यहाँ पर तथ्य से संबंधित है। व्यापार भी आपके तथ्य से संबंधित है। आवधिक बाजार भी आपके उससे संबंधित है। तो आपके संबंधित क्या है, तो यहाँ पर रोपण कृषि और आप उद्योग है, उद्योग जितने भी उद्योग है, उद्योग आपके द्वितीय व्यवसाय से संबंधित है। अगर बात करेंगे तो प्राथमिक व्यवसाय की बात करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय को कहते हैं यहाँ पर कृषि क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो द्वितीय व्यवसाय है, तो द्वितीय व्यवसाय को बोलते हैं यहाँ पर उद्योग क्षेत्र। और जो तृतीय व्यवसाय है, तृतीय व्यवसाय को यहाँ पर बोलते हैं, अगर बात करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र। इस तरह से वर्तमान में तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में विश्व के लगभग 50% से अधिक जो जीडीपी का योगदान सर्वाधिक इसका है। ये आपको ध्यान देना है, कौन कौन सा क्षेत्र कहां पर, मैंने पूरा आपको यहाँ बता रखा है। विश्व भूगोल के जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया है
विश्व की जनसंख्या और प्रवास का जो आपका यहाँ पर टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अगर बात करेंगे तो ये वाला यहाँ पर से ये आया था यहाँ पर जनसंख्या वितरण प्रवास से फर्स्ट ग्रेड में। ये देखो इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है। मैंने आपसे यहाँ पर बोल रखा है कि आपको विश्व की जो जनसंख्या है तो टॉप 10 देशों की जनसंख्या आपको याद करनी है। जो ये आंकड़ा है ये जुलाई में प्रकाशित हुआ है, ये जुलाई के अनुसार है, ये जुलाई 2026 में भी जुलाई 2025 में प्रकाशित हुआ है ये आंकड़ा, एक साल पहले 2024 के अनुसार। तो उसमें पूछा गया था कि यहाँ पर दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या जो 2024 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। सही अवरोही क्रम का मतलब है कि सर्वाधिक से कम की ओर। अवरोही का मतलब देखो यहाँ पर आपको एक बात समझा दूं कि आपकी ये अवरोही आरोही आएंगे, बार बार मैं समझा रहा हूं आपको। अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही में 4 शब्द है। आरोही पूछेगा तो आरोही में यहाँ पर 3 शब्द है। अगर आरोही आए तो 3 शब्द है तो कम से ज्यादा की ओर, और अवरोही आए तो ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर, और कम है तो कम से ज्यादा की ओर। इस तरह से आपको चलना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। देखोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको अब चेंज हो चुका है आंकड़े, पहले के आंकड़े अलग थे, अब आपके नए आंकड़ों के अनुसार ही आएगा। 2024 के अनुसार अभी आंकड़े चेंज हो चुके हैं। अगर बात करूंगा तो इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो लगभग, अगर बात करेंगे तो 27 करोड़ के लगभग है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 25 करोड़ के लगभग है। नाइजीरिया की बात करेंगे तो नाइजीरिया की यहाँ पर 23 करोड़ है। तो मतलब ब्राजील अब पहले 5वें स्थान पर था, अब कहां चला गया है, लगभग 8वें स्थान पर चला गया है। तो यहाँ पर अब इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील अब पीछे चला गया, और इथोपिया भी 10वें स्थान पर आ चुका है। तो ये यहाँ पर आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो नए आंकड़ों के अनुसार आपको पूरे तथ्य आपको याद होना आवश्यक है। भारत का प्रथम स्थान हो चुका है, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा स्थान इंडोनेशिया का, 5वां स्थान पाकिस्तान का, नाइजीरिया का, ये आपके ब्राजील का। इस तरह से यहाँ पर आप करेगा, फिर बांग्लादेश का, फिर इथोपिया का। इस तरह से क्रम रहने वाला है आपका। अब देखो ये तो है विश्व भूगोल के पूछे गए क्वेश्चन। तो अब आपको देखो तो विश्व भूगोल में इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दिया मैंने पूरा पैटर्न कि अगर आपको महाद्वीप महासागर में से कम अगर आप याद कर रहे होंगे तो आपको अपने सीमांत सागर है, आपको द्वीप है, या फिर आपके पठार है, तो कहां पर वो आपको याद करना है। वैश्विक पवन प्रणाली में हमेशा वही क्वेश्चन आएंगे, हमेशा वही क्वेश्चन आएंगे। इस बार पेपर दोगे तब भी वही क्वेश्चन आएंगे, 2 साल के बाद में दोगे तब भी वही क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्शन लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में है। वही आएगा कि आपको दिशा बतानी है, ध्रुवीय पवन की दिशा क्या है, पश्चिम पवन की दिशा क्या है, व्यापारी पवन की दिशा क्या है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। पर्यावरण मुद्दे रणनीति से इस बार क्वेश्चन नहीं आया। मानव व्यवसाय याद करना ही है। जनसंख्या से आपको पूरी याद होनी चाहिए। जनसंख्या आपको टॉप 10 देशों के महाद्वीपों की परसेंट कितना है वो आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे आपके भारतीय भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बात करते हैं भारत के भूगोल की। बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को विचार कीजिए। तो यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर 4 राज्य हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। तो कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। आपके जितने भी राज्य आएंगे तो आपके पूर्वोत्तर राज्य ही आएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को आपको ढंग से याद करना है भारत के भूगोल में कि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा किस किससे लगती है, बांग्लादेश से किस किससे लगती है, असम की किससे लगती है, भूटान की किससे लगती है। तो यहाँ म्यांमार से किन किन राज्यों की यहाँ पर सीमा लगती है। देखो यहाँ पर है मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। तो यहाँ पर चारों ही यहाँ पर सही है। चारों की सीमा किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। म्यांमार से कुल मिलाकर 4 राज्यों की सीमा लगती है। चारों राज्य यहाँ पर आपके, चारों राज्य यही है, इसके अलावा कोई राज्य इसके नहीं है। तो केवल यहाँ पर आपके सभी 4 यहाँ पर आ जाएंगे कि सभी राज्यों की सीमा यहाँ से इनसे लगती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। कितनी बार आ चुका है कश्मीर घाटी, इस बार भी आ चुका है। कभी आपका कश्मीर घाटी आएगा, कभी दूसरी घाटी आएगा, कहां पर है अगर आपको पता होगा तो आपको श्रेणियां आपको याद होनी आवश्यक है। अगर मैं बोलूं तो आपके ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, सबसे ऊपर है काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन सी, तो काराकोरम के नीचे कौन सी अगर बात करेंगे तो काराकोरम के नीचे यहाँ पर है जास्कर। कौन सी है, यहाँ पर जास्कर। जास्कर के नीचे कौन सी है, यहाँ पर लद्दाख। कौन सी है, लद्दाख यहाँ पर है। काराकोरम यहाँ पर जास्कर, लद्दाख अगर बात करेंगे, लद्दाख सॉरी एक मिनट, काराकोरम लद्दाख, एक मिनट, लद्दाख और जास्कर। ये अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय की 3 यहाँ पर श्रेणियां है। इसके नीचे जस्ट यहाँ पर अगर बात करें पीर पंजार है, पीर पंजार श्रेणी इसके नीचे आती है। पीर पंजार जो श्रेणी है वो यहाँ पर वर्ध हिमालय की श्रेणी है, वर्ध हिमालय की।
तो वर्ध हिमालय की से नहीं, तो वर्ध हिमालय में ही यहाँ पर बात करेंगे तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पर आपके कश्मीर घाटी मिलती है। कौन सी कश्मीर घाटी? आपके ये भी आ सकता है कि वर्ध हिमालय में मिलती है। अगर बात करेंगे तो वर्ध हिमालय की बात करेंगे तो वर्ध हिमालय आ जाएगा, आपके वर्ध हिमालय आ सकता है, या फिर आपके जास्कर और पीर पंजाल के दोनों के बीच में यहाँ पर आपके कश्मीर घाटी यहाँ पर मिलती है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कश्मीर घाटी का। कभी आपके आएगा कौन सी हिमालय में, लघु हिमालय में आएगा या मध्य हिमालय में आएगा या वर्ध हिमालय में आएगा, कभी आपकी आएगा। देखो इसमें तो रहेगी नहीं, ट्रांस हिमालय में तो रहेगी नहीं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी न्याय, ट्रांस हिमालय की तीन से न्याय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका सवाल तो उठता ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, कौन सी श्रेणी नहीं है, कौन सा दून नहीं है, कौन सी घाटी नहीं है। घाटी है तो या तो वर्ध हिमालय में या लघु हिमालय में है, इसके अलावा नहीं है। तो अगर बात करेंगे तो तीनों में तो रहेगी नहीं। तो तीनों में जैसे यहाँ पर जास्कर आ रहा है तो जास्कर में नहीं रहेगी, काराकोरम में नहीं रहेगी। आपके यहाँ पर पीर पंजाल वर्ध हिमालय का है, इसमें एकमात्र आपके वर्ध हिमालय इसमें पीर पंजाल का उल्लेख आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर आपके सी नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, मानसून की भारतीय जलवायु का। इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे तो माने कि आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मानसून में ये प्रश्न में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखो, मानसून गर्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ध्यान देना कि तीनों में से कितने सही है। ये इसलिए ही मैंने यहाँ पर पेपर का वैसा का वैसा यहाँ पर लगा दिया ताकि आपको लगे कि वास्तव में हमारी तरफ से इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं है। इंटरफेयर हमारी तरफ से रहेगा भी नहीं। बस ये चीजें आपको पूरा ट्रस्ट हो वास्तव में कि हाँ हम कर सकते हैं इस बार, क्योंकि क्वेश्चन वो इस तरह से आएंगे। जिस तरह से भी मैं आपको राजस्थान भूगोल क्वेश्चन बताऊंगा उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे और सेकंड ग्रेड में बिल्कुल सिंपल आएंगे। राजस्थान भूगोल में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं हर बार की तरह, इस बार भी ऐसे ही आएंगे। बस आपके ट्रस्ट हो कि आपका रिवीजन बार बार में हो। अभी क्वेश्चन है मानसून गर्त के बारे में, तो यहां पर दे रखा है कि यहां पर कितने कथन यहां पर सही है कि ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान आईटीसीजी के उत्तर की ओर किसने का गोतक है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो आईटीसीजी है यानी कि उष्ण कटिबंध आभीषण क्षेत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक जाता है। खिसकने से ही यहाँ पर मानसून गर्त बनता है। बिल्कुल यहाँ पर सही है कि आईटीसीजी उष्ण अंत कटिबंध क्षेत्र है, वो उत्तर की ओर खिसकने से यानी कि पामेर का पठार यानी कि हिमालय की तरफ खिसकने से भारत में मानसून गर्त बनता है। बिल्कुल यहाँ पर सही है, जिससे यहाँ पर हवाएं आकर्षित होती है। यह उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर तापजन्य निम्न दाब के विकास को प्रसारित करता है। बिल्कुल सही है कि इसके कारण से मानसून गर्त बनने से ही तापजन्य निम्न दाब बनता है। निम्न दाब बनने से यहाँ पर हवाएं आकर्षित होती है। बिल्कुल यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है। तीसरा है ग्रीष्म ऋतु में यह पश्चिमी विक्षोभ को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये गलत है। पश्चिमी विक्षोभ तो अगर बाद में पश्चिमी विक्षोभ का तो कोई सवाल नहीं है। आपके जो मानसून आता है मानसून में आपके बंगाली खाड़ी से और अरब सागर से आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का सवाल नहीं है। ये तो आपकी ग्रीष्म ऋतु में नहीं आता है, तो ये यहाँ पर आप गलत हो जाएगा। बाकी दोनों यहाँ पर सही है। तो आपको यहाँ पर ए और बी और साथ में मानसून के संबंध में अगर बात करो तो मानसून के संबंध में जो आपके कोटेश्वरम का जो सिद्धांत है वो अच्छे से याद कर लेना। सेकंड ग्रेड में पीछे पड़ा हुआ है। तो कोटेश्वरम ने कौन सी जो आपके सिद्धांत दिया था वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भारत की वनस्पति से कुसुम, अर्जुन, साल जैसे वृक्ष भारत के किस प्रकार की वन संबंधित है? तो ये वनस्पति से, तो कुसुम है, अर्जुन है, साल है, जैसे वृक्ष भारत के किस प्रकार के वन से संबंधित है? मैंग्रोव वन से तो होंगे ही नहीं, पर्वतीय वन से तो होंगे ही नहीं, बचे दो सदाबहार वन से होंगे ही नहीं, तो बचा एक उष्ण कटिबंध पतझड़ वन, इससे संबंधित यहाँ पर है। आपके एक कक्षा 9 की और 10 की आपकी पुस्तक चलती है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल समकालीन भूगोल के नाम चलती है। जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है उससे ही आएंगे, एक भी बार नहीं जाएगा। आज दिन तक सेकंड ग्रेड में तो छोटी सी किताब है, बिल्कुल छोटी सी किताब है, उसमें से ही आपके 5 अध्याय जैसा सिलेबस आपके यहाँ पर है। अगर मैं बात करूंगा जैसे यहाँ पर है सिलेबस आपके 5 टॉपिक, यहाँ पर 5 टॉपिक है ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। इसी तरह से यहाँ पर 5 टॉपिक कक्षा 9 की बुक्स है, समकालीन भारत के नाम से आएगी, समकालीन भारत के नाम से। तो समकालीन भारत की जो किताब है ये आपके पास होनी चाहिए, इसको पढ़ लेना। 5 टॉपिक इसमें, एक 5 टॉपिक इसमें से क्वेश्चन जितने भी आएंगे पूरे इसमें से आएंगे आपके। 15-20 पेज है, आपके पास नहीं मिले तो आरवी मानुषी स्टडी ऐप है, इसमें फ्री में आपको मिल जाएगी, फ्री में है, आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी बुक्स, उसको वहां पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको प्रिंट की सुविधा नहीं रहेगी, मार्केट से लेके आ देना, आपकी 25-30 रुपए की मिल जाएगी। अगर नहीं जा पाओ तो यहाँ आपको मिल जाएगी, लेकिन पढ़ जरूर लेना उसको। आगे बात करेंगे यहाँ पर आपके भारतीय भूगोल से। देखो क्वेश्चन क्या है, ये राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन है अपने यहाँ पर। देखो क्वेश्चन क्या है, नागौर उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? सिंपल क्वेश्चन आएंगे,
राजस्थान भूगोल से, राजस्थान इतिहास से, राजस्थान कला संस्कृति से ग्रेड सेकंड में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। केवल कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आएंगे, वो तो आपको कैसे भी नहीं आए, आप कितना पढ़ लो तब भी नहीं आएंगे आपको, वो तो छोड़ नहीं पड़ते हैं। बाकी जो जितने क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल सिंपल वहां पर रहते हैं। तो नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि किसकी है? तो नागौरी उच्च भूमि है राजस्थान बांगर का प्रदेश, राजस्थान बांगर का प्रदेश। शेखावटी में तो आपके अगर बात करेंगे तो झुंझुनू, चूरू और सीकर शामिल है। मरुस्थलीय प्रदेश में तो आएगा ही नहीं, मध्य अरावली में आएगा ही नहीं, तो बचा आपके राजस्थान बांगर प्रदेश में यहाँ पर आएगा। आगे है यहाँ पर हुए आपके, इस बार आपके यहाँ पर सहायक नदी नहीं दी, इस बार दी है आपके उद्गम स्थल। राजस्थान में सहायक नदी याद कर लेना अच्छे से कि कौन सा नदी का उद्गम यहाँ पर सही नहीं है। तो काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटारी गांव से, बिल्कुल यहाँ पर सही है, जैसलमेर के कोटारी गांव से। कांतली नदी का उद्गम सिक्कर के खंडेला पहाड़ी से होता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। साबी नदी का उद्गम कहां से? सेवर की पहाड़ियां से, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ये यहाँ से नहीं होता है, कमनौर की पहाड़ियों से, तो यहाँ पर बनास का होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एक गलत है, तो ये ध्यान देना है। बाकी राजस्थान के भूगोल में नदियों को याद करोगे तो सहायक नदियों को अच्छे से याद करके चल जाना कि सहायक नदियां कौन कौन सी यहाँ पर नहीं है, उनको अच्छे से आपको याद करके जाना है। ठीक है, आगे चलो। राजस्थान भूगोल से ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको 2 बार आ चुका है। अभी फर्स्ट ग्रेड के ए शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन वहां पर एक राज्य था, यहाँ पर आपके 2 राज्य। देखो यहाँ पर पूछा गया, तो मैंने आपसे बोल रखा है, पहले इस क्वेश्चन को देखो फिर बाद में बात करते हैं। 2022-23 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म का राजस्थान में चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान था? चावल उत्पादन में किसका सर्वाधिक योगदान था? सन यही आएगा आपको, 2022-23 ही आएगा, हर बार में 22-23 ही आएगा। इस बार जो पेपर हो रहा है सब में 22-23 ही आ रहा है। तो चावल उत्पादन सर्वाधिक किसमें था? तो यहां पर बात करेंगे तो वो होता है बूंदी और हनुमानगढ़। बूंदी और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन पहले आया था कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहां था? तो आप बूंदी था और यहाँ पर कोटा था, तो यहाँ बूंदी ही उसका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूंगा राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में यहाँ पर आपके एक टॉपिक है, देखो यहाँ पर टॉपिक है कृषि। कृषि में से अगर बात करेंगे तो कृषि की जो किस्में हैं और साथ में उत्पादक जिले हैं उनको अच्छे से याद करके जाना है। अब मैं आपको बता सकता हूं किन किन चीजों को आपको याद करके जाना ही है। मैंने हर एक चीज में, हर एक वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि अंतिम रिवीजन करोगे तो कम से कम उन चीजों को याद करके आपको जाना ही जाना है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। इस बात को आपको ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है उन चीजों को। मैंने पूरी चीजों को बता दिया, पूरी चीजों को, कि किस चीज में से कौन से टॉपिक में से कौन सा आपको पढ़ना है। मैंने पूरे सिलेबस में जितने पॉइंट थे, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे विश्व भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, राजस्थान की राजव्यवस्था हो, भारत के संविधान हो, मनोविज्ञान, सबको मैंने एक टॉपिक को आपको विस्तार से बता दिया है कि उसमें से आपको पढ़ के ही जाना है। वहां से क्वेश्चन आने की संभावना वही होती है। फर्स्ट ग्रेड में भी आ रहे हैं पूरे के पूरे, मैंने आपको वहां बता दिया है। देखो इसमें अगर बात करेंगे तो देखना, इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो है यहाँ पर सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान में सम्मिलित है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है इन्हीं जिलों में यहाँ पर होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वापस रिपीट होगा। कुछ क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होते हैं। तो निम्नलिखित किस जिला समूह की वार्षिक वर्षन की परिवर्तिता सर्वाधिक है? सर्वाधिक वर्षन की परिवर्तिता सर्वाधिक है, मतलब ये है, परिवर्तिता का मतलब ये है कि कभी तो आपके 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कभी 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कभी 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। मतलब एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, मतलब जैसे एक समान नहीं, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो सर्वाधिक परिवर्तिता कौन से जिले में है? तो बात करेंगे तो वो आपके जैसलमेर बाड़मेर में, कभी बाड़मेर में बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी जैसलमेर में बहुत वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षन की परिवर्तिता कहां पर है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में यहाँ पर मिलती है। तो क्वेश्चन वापस रिपीट वाला है। अगला देखो यहाँ पर जनगणना वाला, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? जनसंख्या वाला टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी चीजों को पढ़ने के चक्कर में जनसंख्या वाला को छोड़ दो, आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान देना, जिन चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पक्का है कि वो क्वेश्चन आएगा। जैसे जनसंख्या वाला है तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो उसको जनसंख्या वाले जो आंकड़े हैं चाहे एक पेज में हो, एक पेज में उतार के चल जाना, थोड़ा मेहनत आधे घंटे कर लेना, आधे घंटे में आपका 1 मार्क्स पक्का है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? कोटा में यहाँ पर है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर उद्योग वाला है,
तो यहाँ पर उद्योगों में से अगर बात करेंगे, राजस्थान के उद्योगों इसमें पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। सहकारी कीटनाशक क्या उदयपुर में है क्या? श्री राम फर्टिलाइजर कोटा में है क्या? बिल्कुल यहाँ पर सही है। जेके टायर्स कहां पर है? कांकरोली, बिल्कुल सही है। स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर? डिडवाना में है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक गलत सरकारी कीटनाशक, अगर बात जैव कीटनाशक का जो कारखाना कहां पर है, तो जैव कीटनाशक का जो कारखाना है वो भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में स्थित यहाँ पर है। आगे देखो यहाँ पर, ये निम्नलिखित में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका। राजस्थान भूगोल में जब फर्स्ट ग्रेड में इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरह से सेकंड ग्रेड में किस सिंपल ले आएंगे। केवल अभी मैं इसके बाद में, अभी जो आपके राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, राजनीति विज्ञान का, उस राजनीति विज्ञान के पेपर में लगभग संविधान के 25% पूछे गए। कितने परसेंट? 25% पूछे गए संविधान के। उनको हल करवाऊंगा, उनको हल करवाऊंगा। यही आपके संविधान, भारत के संविधान का पोर्शन है जो आपको बढ़त दिलाएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे सेकंड ग्रेड में। उन 25 क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊंगा। उनको हल करना ढंग से, उनको हल करोगे तब आपकी आंखें खुलेगी कि हमें क्वेश्चन किस तरह से हल करना है। आपको समय का विभाजन भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन, तो पर्वतीय, तो क्या बाड़मेर में पर्वत है क्या? बीकानेर में पर्वत है क्या? नागौर में पर्वत है क्या? पर्वत कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, तो नहीं मिलेंगे। उपोष्ण पर्वतीय वन कहां मिलेंगे? माउंट आबू में मिलेंगे। इसके बाद में सिरोही मिलेंगे। अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये पशुधन की बात है। पशुधन में हमेशा आपके नस्ल ही आएगा। इस बार भी नस्ल पूछा गया है। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः गोवंश की कौन सी नस्ल मिलती है? बता रखा है। नस्ल वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें भी वही है। नस्ल कहां कौन सी मिलती है? झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा में कौन सी नस्ल मिलती है? तो यहाँ पे है मालवी, मालवी नस्ल मिलती है। राठी तो मिलेगी नहीं, हरानी मिलेगी नहीं, थार पकड़ मिलेगी नहीं। राठी की बात करें, राठी तो सभी पूरी गोवंश नस्ल है, लेकिन बहुत सी बार आपके यहाँ पर ये सिंध और साहिवाल का मिश्रण, साहिवाल का मिश्रण कौन सी नस्ल है? तो आपकी दोनों नस्लों का मिश्रण है राठी, जिसको राजस्थान की यहाँ पर कामधेनु भी यहाँ पर करते हैं। तारपाकर तो बाड़मेर में मिलती है, हरियाणा वहां गंगानगर में यहाँ मिलती है। नस्लें आपको अच्छे से आपको याद होनी आवश्यक है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बताए। इसमें इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पर आप डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ लेना। और अगले वीडियो में बात करेंगे, देखो अगले वीडियो की बात करेंगे तो हम यहाँ फर्स्ट ग्रेड में हम राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ है, तो उसमें राजनीति विज्ञान में जो आपके पूछे गए हैं संविधान के क्वेश्चन, उनको करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा, वो नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट में आपके इतिहास का जो राजनीतिक इतिहास उसकी बात करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि वास्तव में आपको ले क्या जरूरत है। समय का आपके पास बहुत है, समय की टेंशन मत करो, बस आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। बाकी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हम आप 15 जून को एक प्री बोर्ड परीक्षा भी लेंगे, उसमें आप जरूर शामिल होना। हम परीक्षा के अनुसार ही उसमें आपके क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है हमारी तरफ से, आपके लिए निःशुल्क है। बस आप तैयारी करो। तो प्री बोर्ड परीक्षा है, उसकी सूचना है आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम पर आप जरूर देना, लिंक उसका नीचे दे दूंगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वाले कक्षा में। जय हिंद दोस्तों।